Now, in this lecture of atomic structure, I'm going to discuss discovery of neutron. In my previous lecture, I gave you information about discovery of proton and discovery of electron. Now, students, before going to discuss discovery of neutron, we must know some basic information of an atom, which we did in our lower classes. We must know that an atom is generally presented by this way, and we call these as shells, and at center of atom we have nucleus. Is that clear? So this is representing basically a two-dimensional model. We say in atom there is a nucleus, and around that nucleus we have shells in which electrons are revolving, and in shells electrons are arranged according to 2-8-18 rule. Is that clear? Here I am drawing only 4 electrons in the second shell. तो हमें ये भी पता है कि एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है. अगर एटम न्यूट्रल है तो थोड़ा इसको और डिटेल में समझें. ये जो न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें होता क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम यूनिट नेगेटिव चार्ज कहते हैं. इज दैट क्लियर? अब अगर मैं किसी एटम की एग्जांपल लूं, चलिए हम बात करते हैं कार्बन की, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है. ये मास नंबर जो है that represents the number of protons and neutrons, and जो atomic number है ये basically represent करता है number of protons inside the nucleus को, which is always equal to number of electron for neutral atom. Okay, तो ये number of electrons और protons को represent करता है. अब देखिए इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6, जिसे मैंने यहाँ दिखाया 1 2 3 4 5 6. तो इसका मतलब कितना नेगेटिव चार्ज हो गया कार्बन में? राइट, -6 बिकॉज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स. इज दैट क्लियर? एटम क्या है? न्यूट्रल. इसका क्या मतलब हुआ? जो इस एटम में प्रोटॉन का नंबर है वो भी 6 होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? सेम चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बट पॉजिटिव साइन. सो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं. ओके, इसका मतलब जरा आप इस एटम से अंदाजा लगाइए, इलेक्ट्रॉन कितने? 6. कितना नेगेटिव चार्ज हो गया? -6. प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6, क्योंकि एटम न्यूट्रल है इसलिए +6 चार्ज हो गया, क्योंकि हर प्रोटॉन पे चार्ज कितना है? यूनिट पॉजिटिव. तो अब आप समझ सकते हो कि एटम न्यूट्रल क्यों है. इट मीन्स इस एटम में 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो शेल्स में हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं जो न्यूक्लियस में हैं, एंड 6 न्यूट्रॉन्स हैं जो हमने 12 में से 6 प्रोटॉन माइनस कर दिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए. अब एक बात और हमें सीखनी होगी. चलिए एक एग्जांपल और दे देते हैं. सोडियम है. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है. अब क्या कहेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11. कितना नेगेटिव चार्ज? 11 नेगेटिव. कितने प्रोटॉन्स हैं? 11. कितना पॉजिटिव चार्ज? 11 पॉजिटिव, बिकॉज एटम इज न्यूट्रल. इज दैट क्लियर? अब अगली बात ये आती है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है वो 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स है, राइट.
एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम है। चलो ये तो वैल्यू लिखी है ना, अगर इनका हम कंपैरिजन करें तो हमें पता चलता है कि प्रोटॉन जो है ये 183 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली 183 टाइम्स हैवियर है देन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से अप्रॉक्सीमेटली 1837 टाइम्स हैवियर है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है जब हम एटम का मास देखते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन का मास जनरली कंसिडर नहीं करते हैं, वो सिंपली प्रोटॉन्स का मास होता है। ओके, क्योंकि हम अभी प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये आया कि जो न्यूट्रॉन है इसकी डिस्कवरी चैडविक ने की 1932। अरे भाई 1932, अगर मैं कैथोड रेज की बात करूं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये कहानी है अराउंड 1897 की। सो यू कैन इमेजिन कितना समय लग गया। और मैं आपसे बात करता हूं कि जो मैं जब एटम की थ्योरीज करवाऊंगा, बोहर मॉडल जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये 1913 में आई थी। इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कितनी लेट हुई है। अब सवाल ये है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट इसलिए भी हुई क्योंकि ये न्यूट्रल था, इस पार्टिकल का पता नहीं चल रहा था। तो 1913 में मोइसले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था टू फाइंड आउट नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन्स, कि कितने प्रोटॉन्स हो सकते हैं। रीज़न, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है, प्रोटॉन का मास जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एटम का मास माना जा रहा था कि जितने प्रोटॉन्स के नंबर हैं वो पता कर लीजिए और एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एटम का मास आ जाएगा आपके पास। अब जब तक न्यूट्रॉन नहीं डिस्कवर हुआ तब तक प्रॉब्लम ये थी कि एटम का मास माना जा रहा था वो प्रोटॉन्स के कारण है। अब ये बात हाइड्रोजन के लिए तो एप्लीकेबल है क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, राइट, पर बाकी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रही थी बात। जो एक्सपेरिमेंटली किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के एटम का भार आ रहा था वो बहुत ज़्यादा था जो हम मास किसी भी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन से फाइंड आउट कर रहे थे। जैसे कार्बन का ही मास है, आप देख सकते हैं कार्बन का मास जो है वो अगर 6 प्रोटॉन के कारण देखूं वो 6u बना, राइट, अप्रॉक्सीमेटली 6u, और उसका मास तो 12u होता है, मास बहुत ज़्यादा है। तो अब इस बात का सल्यूशन चाहिए था। तो चैडविक ने 1932 में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने क्या किया, रेडियो एक्टिविटी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स में की मदद से न्यूट्रॉन्स के बारे में पता चला। उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए। ये बात थोड़ा आगे जाके हायर लेवल में आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, यहाँ हम आपको रेफरेंस दे रहे हैं। तो उसने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल लिया। अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, मीन्स हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें वो हीलियम पार्टिकल बन जाते हैं। उनको देखिए यहाँ बेरिलियम एटम के न्यूक्लियस के साथ बम्बार्ड किया। बम्बार्ड मीन्स कोलाइड करवाया। जब बेरिलियम के साथ कोलाइड करवाया, एक बात और बतला दूँ, किसी भी एटम का, एलिमेंट के एटम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसका प्रोटॉन का नंबर होता है, राइट। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट क्यों हैं? बिकॉज ऑफ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर किसी एलिमेंट के एटम में प्रोटॉन का नंबर बदल जाएगा वो एलिमेंट बदल जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ वही बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के न्यूक्लियाई के साथ कोलाइड किया गया, बम्बार्ड किया गया। तो इसके साथ जब इसको कोलाइड किया गया, यहाँ आप देख सकते हैं ये बेरिलियम 4 बेरिलियम 9 है। तो उसके बाद जो रिजल्ट आया वो 6c12 आया, कार्बन एलिमेंट बन गया। क्यों? बम्बार्डमेंट के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बदल दिया गया है। ओके, तो आप कोई भी रिएक्शन करें, न्यूक्लियर रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, हम हमेशा क्या फील करेंगे कि वो जनरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन एनर्जी को फॉलो करेंगे। ओके, तो यहाँ मास नंबर कितना है? 9 + 4 13। प्रोडक्ट साइड पे कितना आ रहा है देखिए 12। एटॉमिक नंबर 4 + 2 6 हो गया बैलेंस। बट यहाँ पे ये नंबर बैलेंस नहीं हुआ। तो यहाँ चैडविक ने एनालाइज किया भी डेफिनेटली कुछ और न्यूट्रल पार्टिकल बाहर ज़रूर आ रहे हैं, ठीक है, जो पहले हमें नहीं पता थे। तो इन
पार्टिकल को, न्यूट्रल पार्टिकल को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया, जिसका मास कितना था, यूनिट मास था, मींस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन था। इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ दिया है कि अल्फा पार्टिकल बोरोन के न्यूक्लियस को स्ट्राइक कर रहा है, बम्बार्ड कर रहा है, और नया एलिमेंट नाइट्रोजन आ रहा है। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये 2 हीलियम 4 है, 5b11 बोरॉन है, तो आप जो नया एलिमेंट फील कर रहे हैं वो नाइट्रोजन है। तो मास नंबर 11 + 4 15 है, पर नाइट्रोजन का मास नंबर यहाँ 14 है, और एटॉमिक नंबर 5 + 2 सम किया मैं 7, तो 7 आ गया। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या आ रहा है, एक जो मास नंबर का अलग पार्टिकल आ रहा है जिसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। सो न्यूट्रॉन अब क्या है, न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल which is residing inside the nucleus, which has no charge and mass is 1.675 into 10⁻⁻24 grams, which is approximately equal to mass of proton. But in real sense न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा प्रोटॉन के मास से ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन के मास में, पहले आपको प्रोटॉन का मास बताऊं, 1.6726 है ये वैल्यू, तो न्यूट्रॉन के मास में 1.675 into 10⁻⁻24 ग्राम्स, दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो ये था वे जहां से हमें न्यूट्रॉन पता चला। अब मैं इसी के साथ छोटी सी बात और डिस्कस कर देता हूं आपसे कि जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया, प्रोटॉन के बारे में पता चल गया, तो अगली कोशिश ये थी कि ये एटम में अरेंज्ड कैसे हैं। जे थॉमसन का इस फील्ड में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। तो अर्लियर मॉडल्स में सबसे पहले जे थॉमसन ने एक थ्योरेटिकल मॉडल दिया एटम के बारे में, जिसको हम सिंपली रेजिन पडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। उसने कहा इस थ्योरेटिकल मॉडल में भी एटम इज जस्ट लाइक वाटरमेलन, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो थ्रू आउट एम्बेडेड है, थ्रू आउट पड़ा है, और उसमें नेगेटिव चार्ज भी एम्बेडेड है, लाइक सीड्स इन अ मेलन। ओके, यहाँ आपकी जो पुडिंग है उसमें रेजिन्स जैसे पड़े होते हैं, उस तरह का ये मॉडल है। हाँ, इसने अपनी एटम की स्टेबिलिटी को प्रूव करने के लिए कहा कि जो फाइनली अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में, पॉजिटिव चार्ज के बीच में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर देयर, बट अट्रैक्शंस जो हैं वो डोमिनेट करती हैं, दैट इज वाई एटम इज स्टेबल। तो इस मॉडल ने सिंपली हमें एटम के साइज के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि एटम का साइज जो है वो एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है। नाउ यू कैन सी इस मॉडल में कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब जे थॉमसन मॉडल से न्यूक्लियस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसका जो नेक्स्ट मॉडल है वो है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हम रुदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। उस मॉडल से और अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की जो सीरियस ऑब्जेक्शंस थी इस मॉडल को, उनका आंसर ये मॉडल नहीं दे पाया, इसीलिए ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं रहा। एंड लेट मी टेल यू कि जो रुदरफोर्ड्स मॉडल है वो फर्स्ट मॉडल है जिसने एटम में न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, राइट। सो दिस इज अ स्टेप वाइज मूवमेंट कि कैसे आज हम लेटेस्ट मॉडल तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए इन छोटी छोटी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है अपने सब्जेक्ट की क्लैरिटी के लिए, और सब्जेक्ट की क्लैरिटी आपको कंपटीशन के लिए चाहिए। सो प्लीज़ इनको सुनते रहिए। मैं इसमें हर पॉसिबल कोशिश कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव सम्स बहुत ईजीली हो जाते हैं अगर हम पहले बेसिक्स को क्लियर कर सकें। इज़ दैट क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे जो रुदरफोर्ड मॉडल्स है वो और बोहर्स मॉडल है वो डिस्कस करूँगा। देखिए आगे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लीज़ सुनते रहिए। थैंक यू।